गुप अंधेरे में हर लम्हा बढ़ता हुआ खौफ उसकी सांसों पर अपने पंजे गाड़ रहा था। दिल की धड़कन बेतरतीब और जुबान खुश्क होती चली जा रही थी। स्टोर की मखसूस सीलन ज़दा कड़वी बू उसकी नाक के जरिए उसके हलक में उतरती जा रही थी। अचानक ही कोई लचकती हुई चीज उसकी गर्दन पर आकर गिरी। वो बेइख्तियार चीखी और हाथ से अपनी गर्दन से उस चीज को झटका। वो चीज यकीनन छिपकली थी, छिपकली जिससे उसकी जान निकलती थी। और अकेलेपन और अंधेरे के खौफ के साथ एक नया खौफ जेरे असर आ गया। एक चीख मारकर वो अपनी नींद से जागी और मम्मा कहकर पुकारा और उठकर बैठ गई। उसका पूरा वजूद पसीने में भीगा हुआ था और दिल की धड़कन बेकाबू थी। तेज तेज सांस लेते उसने चारों तरफ देखा। उसका कमरा रोशनी में नहाया हुआ था। ये उसका अपना आरामदेह बेडरूम ही था, लेकिन जिसे उसने पुकारा था वो इस दुनिया में मौजूद ना थी। उसने अपना हाथ दिल पर रखा और खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। उसने साइड टेबल पर रखे जग से गिलास पानी में डाला और लबों से लगा लिया। गिलास वापस रखकर फिर से तकिए पर सर रखकर लेट गई, लेकिन इस बार दोबारा आंखें बंद ना कर सकी। उसके दिल में एक खौफ बैठ गया था और वो उस ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि आंखों से आंसू गिरकर तकिए में जज्ब हो रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी जान से प्यारी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और वो बेध्यानी में अब जब डरती तो अपनी माँ को ही पुकारती। मेरा नाम ईमान है। मुझसे 2 बड़ी बहनें हैं और उनकी शादी हो चुकी है। मेरे वालिद काफी अरसा पहले ही बचपन में ही फौत हो गए थे। उसके बाद मेरी माँ ने ही हम तीनों बहनों को पाला और हमारी तालीम का इंतजाम किया। माली लिहाज से कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि मेरे बाप और मेरे चचा का कारोबार मुश्तरका था। मेरे बाप की वफात के बाद हमारे कारोबार का ध्यान हमारे चचा ने रखा। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी मेरे ताया के दोनों बेटों के साथ हो चुकी थी और वो कनाडा में शिफ्ट हो चुकी थी। इसीलिए मैं ही अपनी माँ के पास मौजूद थी। मैं अपनी तालीम हासिल करने के बाद अपने बाप का कारोबार संभालने का इरादा रखती थी। अभी मैं तालीम हासिल कर रही थी। मेरी माँ और मेरी चची दोनों आपस में कज़न थी और दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। इसी वजह से मेरी माँ और मेरी चची में बहुत ही प्यार था और उनके दरमियान रिवायती देवरानी जठानी वाला कोई भी रिश्ता नहीं था। इसीलिए जब मेरे बाप की वफात हुई तो मेरी चची ने हमें बहुत हौसला दिया। मेरी चची को अल्लाह ताला ने एक ही बेटा दिया था, वो भी बहुत लायक था। तालीम में वो बहुत आगे था। वो हर साल इम्तिहान में कोई ना कोई पोजीशन लेता था। मैं भी तालीमी मैदान में कोई कम ना थी। इसीलिए मेरी चची और मेरी माँ कहती थी कि यह हमारे घर की बेटी और बेटा दोनों ही होनहार हैं। मेरी माँ और चची का मैका एक ही था, वो गाँव में था। बचपन में अक्सर अपनी माँ और चची के साथ गाँव में जाते थे और वहाँ मेरे नाना नानी की बहुत बड़ी हवेली थी। मैं अपने बीएससी के दूसरे साल पेपर देकर फारिग हुई थी कि मेरा दिल अपनी नानी की हवेली जाने को किया और मैंने अपनी अम्मी से कहा। मेरी अम्मी ने कहा कि ये तुम्हें अचानक नानी की हवेली कैसे याद आ गई? तो मैंने कहा कि मैं अब कुछ फारिग हुई थी तो मैंने सोचा कुछ वक्त एंजॉय कर लूं। तो मेरी माँ ने कहा कि नानी के गांव में क्या रखा है, अब तो नानी भी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मुझे बचपन से गांव का खुला माहौल, खेत खलियान और सबसे बढ़कर मुझे गांव देखने का इसलिए ज्यादा शौक था, क्योंकि जब से हमने होश संभाला था हमने यही सुना था कि नाना नानी गांव में रहते हैं, लेकिन कभी भी हमारा उनके घर आना जाना ना हुआ, ना ही वो कभी हमारे घर आए। लेकिन मेरी माँ ने मुझे इजाजत ना दी, क्योंकि गांव में मामू की फैमिली रहती थी और काफी अरसे से उनका हमारे यहाँ आना जाना बंद था। मैंने कई बार अपनी माँ से इसकी वजह पूछी, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब ना दिया। मुझे यही कहती थी कि तुम अभी छोटी हो, इन मामलात में ना पड़ो। इसीलिए मैंने भी इस बारे में ज्यादा मजीद बात ना की और फिर से मेरी रूटीन शुरू हो गई। कॉलेज लाने और ले जाने की जिम्मेदारी मेरी चची के बेटे ने उठाई हुई थी, क्योंकि चचा जान तो दफ्तर में होते थे। मेरी चची जान मेरी अम्मी को हर माह एक रकम दे देते, जिससे वो घर के अखराजात पूरे कर लेती थी। मेरे चचा ने मेरी दोनों बहनों की शादियों में भरपूर ताउन किया था, इसीलिए मेरी अम्मी ने भी कभी मेरे बाप के कारोबार के हवाले से कोई सवाल ना किया। उनका यही ख्याल था कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी कर रहे हैं। मैं अपने चचा जान के साथ फारिग वक्त में दफ्तर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे चचा जान ने कहा कि हमारे खानदान की बेटियां दफ्तरों में काम नहीं करती। तो मैंने कहा कि आप अपनी सोच को बदलें, क्योंकि मैं अपने बाप का कारोबार देखना चाहती थी। लेकिन मेरे चचा ने मुझे इस बात की इजाजत ना दी। तो मेरी अम्मी ने भी मुझे समझाया कि अगर वो सब कुछ ठीक तरीके से संभाल रहे हैं तो तुम्हें तो जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, ये बात नहीं है कि वो कारोबार ठीक तरीके से संभाल रहे हैं या नहीं,
मैं सिर्फ अपना तजर्बा हासिल करना चाहती हूँ ताकि कल को कोई मुश्किल पेश ना आ सके। कभी ना कभी तो हमें अपना कारोबार खुद ही संभालना होगा, इसीलिए पहले तजर्बा हासिल करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी वालिदा ने भी मुझे इस बात की इजाज़त ना दी, इसीलिए मैंने मजीद उनसे कोई बहस ना की। मेरी चची का बेटा MBA के लास्ट सेमेस्टर के पेपर्स दे रहा था और जल्द ही उसने दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अपनी चची का बेटा अच्छा लगने लगा क्योंकि वो मुझसे 3 साल बड़ा था। वो मेरा ऐसे ख्याल रखता था जैसे किसी बच्चे का ख्याल रखते हैं। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। मुझे उसमें तमाम खूबियां नजर आने लगी, लेकिन मैं अपने ये तमाम जज्बात किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी तो मुझे अपने जज्बात का अच्छे तरीके से अंदाजा ना था। इसलिए कुछ वक्त खुद को देना चाहती थी और खुद से भी ये बात करते हुए झिझक रही थी कि पता नहीं वो मेरी बात को क्या रंग दे, इसीलिए अपने जज्बात को अपने दिल में ही दबा लिया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह मसरूफ हो गई। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो देखा कि मेरी अम्मी रो रही हैं, तो मैंने उनसे रोने की वजह पूछी तो वो आंसू साफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे बाबा की याद आ रही है। तो मैंने उन्हें अपने साथ लगाया और उन्हें हौसला देने लगी। लेकिन मैंने अपनी मसरूफियत में एक बात नोट ना की कि जब भी मैं घर आती हूँ अब मेरी माँ और चची आपस में इकट्ठी नहीं बैठी होती, बल्कि अलहदा अलहदा अपने कमरों में बैठी होती थी। एक दिन छुट्टी के दिन भी मैंने ये बात नोट की, तो मैंने अपनी माँ से इसकी वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं, इसी वजह से कमरे में बैठी हूँ। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि अब चची पहले की तरह मेरी अम्मी के पास नहीं बैठती थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अम्मी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। लेकिन बारहा पूछने के बावजूद भी उन्होंने कोई बात ना की। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और एक रात मेरी अम्मी की तबीयत काफी खराब हो गई, तो मैं भागती हुई अपनी चची के पास गई ताकि वो उन्हें अस्पताल लेकर जाए। लेकिन मेरी चची ने कोई भी जल्दबाजी ना की, बल्कि मेरे चचा और मेरी चची का बेटा उन्होंने भागकर गाड़ी निकाली और मेरी अम्मी को अस्पताल लेकर चले गए। तो अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। मैं अपनी माँ की जिंदगी के लिए दुआएं करने लगी क्योंकि अब मेरे पास कोई भी रिश्ता मौजूद ना था। डॉक्टर थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकला और उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं। मैं फौरन कमरे में गई तो मेरी माँ की सांसें उखड़ रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि बेटा अपना ख्याल रखना, ये लोग तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करते हैं। मेरी माँ ये बातें अटक अटक कर रही थी। मुझे उनकी बातों की कोई समझ नहीं आ रही थी। फिलहाल मुझे उनकी जिंदगी की फिक्र थी। इतनी सी बात करने के बाद मेरी माँ ने एक गहरा सांस लिया और आंखें बंद कर ली। मैंने रोते हुए डॉक्टर को आवाज दी तो डॉक्टर आकर जल्दी से चेक किया और उन्होंने हम घर वालों से माजरत कर ली। मेरे लिए ये खबर कयामत बनकर गुजरी और मैं अपने होशो हवास से बेगाना होकर गिर गई। उसके काफी अरसे बाद मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया। तो मेरे पास मेरे चचा और मेरी चची खड़े थे। उन्होंने मुझे हौसला दिया और मुझे सहारा देते हुए गाड़ी तक लाए और हम घर रवाना हो गए क्योंकि घर जाकर मेरी माँ की तदफीन के तमाम इंतजामात भी देखने थे। मेरे चचा ने मेरी दोनों बहनों को, जो कि कनाडा में रिहाइश पजीर थी, उन्हें इतला दी, लेकिन उन्हें जल्दी में कोई भी फ्लाइट ना मिल सकी, इसीलिए वो अपनी माँ को आखिरी बार देखने ना आ सकी। इस तमाम वक्त में मेरी चची ने मुझे संभाला। इसी तरह रात को जब भी मैं सोती तो मुझे अजीब ख्वाब आना शुरू हो जाते जिनमें मैं अपने आप को अकेला और खौफजदा महसूस करती। जब मैं ख्वाब से जागती तो मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ होता और मैं अपने ख्वाब में खौफ से डरकर अपनी माँ को आवाज़ें देना शुरू कर देती, लेकिन मेरी माँ मेरे पास मौजूद ना थी। तब मेरी चची ने मुझे कहा कि मैं उनके पोर्शन में शिफ्ट हो जाऊं क्योंकि अब मेरा अकेला रहना मुनासिब ना था। मैंने उनकी बात मान ली और इस तरह मैं अपनी चची के पोर्शन में शिफ्ट हो गई। मेरी चची बिल्कुल मेरी माँ की तरह ख्याल रखने लगी। मुझे उनके हौसले से बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। काफ़ी दिन तक मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। मेरी बहनों से मेरे फ़ोन पर अक्सर बात होती रहती थी। वो भी मुझे तसल्ली देती थी और हौसला देती थी और जल्दी पाकिस्तान आने का कहती थी। मेरी बहनों ने मुझे ये भी ताकीद की कि तुम अब कॉलेज जाना शुरू कर दो, अपने आप को पढ़ाई में मसरूफ़ करो तो कुछ दिल बहल जाएगा। इस तरह मैंने 1 माह के बाद कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मेरे चचा का बेटा मुझे कॉलेज छोड़ने जाता। उसने भी मुझे बहुत समझाया और तसल्ली दी। इस तरह सबकी हिम्मत और हौसले से मैं काफ़ी बेहतर हो गई थी। मेरी चची मेरा बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखती थी। मेरे खाने पीने का, मेरे कपड़े पहनने का हर तरह से ख्याल रखने लगी थी।
मैं अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करने लगी थी कि अगर मेरी चची मेरे पास मौजूद ना होती तो मेरा क्या होता। इसी तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो देखा कि घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी चची ने मुझे आवाज़ दी कि मैं भी ड्राइंग रूम में ही आऊं। जब मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। मेरी चची ने मेरा उनसे तारुफ करवाया और कहने लगी कि ये उनकी बेटी है, अब मैं ही इसका ख्याल रख रही हूँ, ये हमारे ही पास रहती है। तो मैंने उन्हें सलाम किया क्योंकि उन चेहरों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए ये मेरे लिए अजनबी थे। वो एक मर्द और औरत और उनके साथ एक लड़का था। मैं उनसे सलाम दुआ के बाद अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद चची मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि आकर खाना खा लो। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन लोग थे? तो कहने लगी कि ये मेरी दोस्त थी और ये उनका बेटा था, ये अब इधर ही रहेगा। ये बैरून मुल्क से वापस आए हैं और ये पाकिस्तान में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल इनके घर का कोई भी इंतज़ाम नहीं हो सका। तो मैंने अपने घर में रहने की दावत दी। तो इनका बेटा यहीं रहेगा, लेकिन मेरी दोस्त और उसका शौहर वापस चले जाएंगे। मुझे अपनी चची की बात थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि घर में जवान लड़की के होते हुए किसी गैर लड़के को घर में रखना कुछ अजीब सी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये अब कहाँ रहेंगे? तो कहने लगी कि ये तुम्हारे पोर्शन में रहेंगे, क्योंकि अब घर में तो तुम लोगों का ही पोर्शन मौजूद है। मैंने खामोशी से चची की बात सुनी और उसके बाद चची ने उस लड़के का इंतज़ाम हमारे पोर्शन में कर दिया। और इत्तेफाक की बात यह थी कि मेरे चचा के बेटे और उस लड़के का नाम एक ही था। मेरे चचा के बेटे का नाम भी वलीद था और उस लड़के का नाम भी वलीद था। जब मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी तो मुझे बहुत हैरानगी हुई, लेकिन मैंने इसको इत्तेफाक समझते हुए नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उस लड़के ने हमारे पोर्शन में रहना शुरू कर दिया था, तो चची उसको खाना उधर ही भेज देती थी। इसी तरह उसका हमारे घर में आना जाना काफ़ी कम था। मैं अब ज़्यादातर खामोश ही रहती थी और मेरी चची मुझे कहती कि तुम बिल्कुल खामोश हो गई हो। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता था। मेरी बहनें मुझे इस बात पर राज़ी कर रही थीं कि मैं अपने पेपर्स देने के बाद कनाडा में उनके पास आ जाऊं, क्योंकि अब मेरा इधर कोई भी नहीं था। तो इस बात का जिक्र मैंने अपनी चची से किया तो वो नाराज़ होना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि तुम हमें बिल्कुल भी अपना नहीं समझती हो, तुम इधर ही रहोगी। और उन्होंने मेरी बहनों से भी बात की कि मेरा वहीं अच्छा रिश्ता देखेंगी। इसी तरह मेरी बहनें भी कुछ मुतमईन हो गई। चची ने मेरा भरपूर तरीके से ख्याल रखा। मेरी बहनें और मेरा ये ख्याल था कि उन्होंने मुझे इसलिए बाहर जाने से मना किया है क्योंकि वो शायद अपने बेटे की शादी मुझसे करवाना चाहती हैं। मेरे दिल में भी दोबारा से जज्बात उभरना शुरू हो गए, जिनको मैं काफ़ी अरसे से दबा रही थी। अब मैं काफ़ी हद तक अपनी माँ के इस दुनिया से चले जाने के सदमे से निकल आई थी। एक दिन मैं कॉलेज में अपने चचा के बेटे का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वही मुझे लेने आता था। लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था, लेकिन अभी तक कोई भी मुझे लेने नहीं आया था। तो मैं परेशान होने लगी। देखा कि गाड़ी में वही लड़का जो हमारे घर मेहमान आया हुआ था, वो गाड़ी से बाहर निकला और मेरी तरफ आया। मैं उसे देखकर हैरान हो गई। तो वो कहने लगा कि वलीद किसी काम से गया हुआ था, तो उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। मैं उसके साथ जाते हुए हिचकिचा रही थी, इसीलिए मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। मैं खिड़की से बाहर देखना शुरू हो गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुसलसल मेरी तरफ ही देख रहा है। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने हिचकिचाते हुए अपना नाम बताया। फिर उसने मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछा। मैंने उसे अपनी तालीम के बारे में बताया। उसने 2-4 छोटे छोटे सवालात किए तो मैंने उनका जवाब दे दिया। इसके बाद उसने मजीद कोई बात ना की। इसी तरह घर तक खामोशी ही रही और घर के सामने गाड़ी रुकी तो मैं खामोशी से उतरकर घर के अंदर दाखिल हो गई। घर आकर मैंने चची से पूछा कि मुझे घर से कोई क्यों नहीं लेने आया, किसी अजनबी के साथ मुझे क्यों लेने भेज दिया। तो उन्होंने मुझे प्यार किया और कहने लगी कि वलीद दफ्तर के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, तो घर में कोई भी नहीं मौजूद था, तो मैंने उसे तुम्हें लेने भेजा था। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तुम खैर आफियत से घर वापस आ गई हो। मैं चची की बात सुनकर खामोश हो गई। इस तरह अक्सर ये होने लगा कि कभी मुझे उस लड़के के साथ कॉलेज भेज देती और कभी वो वापसी पर भी मुझे लेने आता। मुझे अपनी चची की बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने 2-3 दफ़ा इस बात का चची से इजहार भी किया, लेकिन वो हमेशा मेरी बात टाल देती। ये नहीं था कि उस लड़के ने कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी की हो, लेकिन मुझे इस तरह उसके साथ अकेले आना अजीब सा लगता था। एक दिन चची मेरे कमरे में आई। मुझे कहने लगी कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो वो तुमसे बात कर रही होती।
تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ تو کہنے لگیں کہ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں تمہاری شادی ولید سے کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ خدا نے میری سن لی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تو میری چچی کہنے لگیں کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں اس بات پر راضی ہوں۔ میری چچی نے کہا کہ میں نے تمہاری بہنوں سے بھی بات کر لی ہے، انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری چچی کہنے لگی کہ ولید کو شادی کی جلدی ہے، اسی لیے وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ جیسا آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتی ہیں۔ اس طرح چچی مجھے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اٹھ گئیں۔ میری بہنوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس رشتے پر راضی ہو؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں اس رشتے پر راضی ہوں۔ تو اس طرح وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ شادی پر آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور کوشش کریں گے۔ اس طرح گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ منگنی وغیرہ کی کوئی رسم نہ کی گئی۔ شادی کی تیاریوں کے دوران میرا چچی کے بیٹے کے ساتھ کوئی سامنا نہ ہوا، کیونکہ میں خود ہی اس کے سامنے آنے سے ہچکچا رہی تھی۔ میری چچی نے شادی کی تمام تیاریاں خود کی تھیں۔ ایک دن میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ یہ کچھ کاغذات ہیں جن پر تمہارے دستخط ضروری ہیں۔ پہلے تمہاری ماں زندہ ہوتی تھی تو وہی ان کاغذات پر دستخط کرتی تھی، کیونکہ تمہارے باپ کے فوت ہونے کے بعد تمہاری ماں کے لیے دستخط چلتے تھے، لیکن اب وہ موجود نہیں ہے، تمہارے دستخط چاہیے۔ میں نے فوراً دستخط کر دیے، لیکن مجھے اس چیز کا کوئی علم نہ تھا کہ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں۔ اب میں نے دل سے خوش ہونا شروع کر دیا تھا۔ میں دن رات اپنی محبت کے پا جانے کی خوشی میں ہی گم رہتی۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے گھر میں شور شرابے کی آواز آنا شروع ہو گئی، تو میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اور جب میں ٹی وی لاؤنج میں آئی تو دیکھا کہ دو مرد کافی اونچا اونچا بول رہے تھے، اور میرے چچا اور چچی سامنے کھڑے تھے، وہ بھی ان کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ میں تو حیرانگی سے کبھی ان کی طرف کبھی اپنی چچی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب ان دونوں مردوں کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بہن کی بیٹی ہے۔ تو میرے چچا چچی نے خاموشی اختیار کر لی، تو وہ میری طرف بڑھے اور میرے سر پر پیار دیا اور مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ میں ان کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں۔ وہ میرے چچا اور چچی سے کہہ رہے تھے کہ تم نے کافی عرصہ ہماری بہن کو ہم سے دور رکھا، لیکن اب ہم اپنی بہن کی بیٹی سے دور نہیں رہیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے ماموں لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں ان سے یہ نہ پوچھ سکی کہ ان کو میری یاد اتنے عرصے بعد کیوں آئی جب ان کی بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ تو میری چچی بولی کہ اب تم کیا لینے آئے ہو؟ جب تمہاری بھانجیوں کو تمہاری ضرورت تھی تب تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ہی وہ فساد کی جڑ ہو جس نے ہمارے دلوں میں غلط فہمی پیدا کرتی تھی، اور ہم اپنی بہن سے دور ہو گئے تھے۔ مجھے ان دونوں کی باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری چچی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے آئی۔ میں ان سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی کہ مجھے کچھ دیر کے لیے ان سے ملنے تو دیں، لیکن میری چچی نے مجھے کمرے میں بھیج کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد مجھے علم نہیں ہوا کہ وہ لوگ کب گئے اور ان کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن مجھے کسی خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ اس سے اگلے دن میری مہندی کی رسم تھی۔ میں نے اپنی چچی سے اپنی شادی کے بعد بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری مہندی کی رسومات علیحدہ علیحدہ ہی ادا کی گئی تھیں۔ اسی طرح شادی کا دن بھی آن پہنچا، لیکن میری بہنیں میری شادی پر بھی پاکستان نہ آ سکی۔ انہوں نے فون پر ہی مجھے دعائیں دی۔ میں ان سے بے حد ناراض تھی کہ میرے پاس میرا خونی رشتہ کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن انہوں نے مجھے ویڈیو کال کر کے مجھے حوصلہ اور تسلی دی اور مجھ سے وعدے کیے کہ وہ جلد ہی پاکستان آئیں گی۔ اس طرح شادی کا دن آن پہنچا اور میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا آنے والے لمحوں کو سوچ کر، لیکن میں خدا کی شکر گزار ہو رہی تھی کہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص سے ملا دیا جس کو میں دل سے پسند کرتی تھی۔ چچی میرے کمرے میں آئیں تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور مجھے پیار کرنے لگی کہ تم پر کتنا روپ آیا ہے۔ اس طرح کچھ دیر کے بعد نکاح خوان کمرے میں آیا اور میرا نکاح پڑھا دیا گیا، لیکن میں اپنی خوشی میں اتنی گم تھی کہ میں نے نکاح خوان کے بولوں پر کوئی غور نہ کیا، اور جس طرح اس نے کہا میں نے پیپرز پر دستخط کر دیے۔ اس طرح میرا نکاح ہو گیا اور میری چچی نے مجھے میرے ہی پورشن میں شفٹ کر دیا۔ میں حیرانی سے اپنی چچی کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ مجھے میرے پورشن کی طرف کیوں لے کر جا رہی ہیں، لیکن میں نے ہچکچاتے ہوئے کوئی سوال نہ کیا۔ تو چچی نے مجھے میرے ہی کمرے میں لا کر بٹھا دیا
मेरे कमरे को पूरी तरह से सजाया गया था। तो मैं हैरानगी से अपनी चची की तरफ देखने लगी और उनसे पूछा कि आपने मुझे इस कमरे में क्यों बिठाया है। तो चची ने कहा कि फिलहाल तुम किसी बात की भी टेंशन ना लो। इस तरह चची कमरे से चली गई और कुछ देर के बाद मेरा दुल्हा कमरे में आया। तो मैंने अपना घूंघट मजीद आगे कर लिया और मैंने अपने दुल्हे के कदमों से महसूस किया कि वो मेरे बेड की तरफ आ रहा है और आहिस्ता से वो आकर मेरे सामने बैठ गया। मेरे दुल्हे ने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने अपना सर मजीद झुका लिया। लेकिन जब मेरे दुल्हे ने कहा कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी तुमसे शादी हो चुकी है, जब मैंने अपने दुल्हे की आवाज सुनी तो मैं हैरान रह गई और मैंने एकदम से सर उठाकर सामने देखा तो वो मेरी चची का बेटा नहीं बल्कि मेरा शौहर बनकर वही लड़का खड़ा था जो हमारे घर में मेहमान बनकर रह रहा था, जिसका नाम भी वलीद था। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने खुली आंखों से उसकी तरफ देखा। मैंने अपनी लड़खड़ाती जुबान से उसे पूछा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो वो हैरान हुआ और कहने लगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारी मुझसे शादी हुई है। तो मैंने कहा कि मेरी शादी तो मेरी चची के बेटे वलीद से होनी थी। जब उसने मेरी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और गुस्से से कहने लगा कि तुम्हारी शादी मुझसे ही तय हुई थी और मेरे ही साथ हुई है, ये तुम वलीद को दरमियान में क्यों लेकर आ रही हो। मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और चची के पोर्शन की तरफ आई तो चची मुझे इस तरह से देखकर हैरान रह गई। तो मैंने चची से पूछा कि आपने मेरी शादी उससे क्यों करवाई है। तो चची ने कहा कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम वलीद से शादी करने पर तैयार हो, तो तुमने कहा था मैं राजी हूं, तुम्हें कोई एतराज नहीं है, तो अब तुम ये तमाशा क्यों कर रही हो। तो मैंने कहा कि मैं तो आपके बेटे वलीद का समझी थी, ये आपने क्या कर दिया। तो मेरी चची ने कहा कि मैंने तो अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ क्यों करनी थी, मैंने तो अपने बेटे के लिए किसी और के बारे में सोचा हुआ था। जब मैंने अपनी चची की ये बात सुनी तो मुझे उनकी बात से शदीद सदमा हुआ। इस तरह मैं झुके सर से लड़खड़ाते कदमों से दोबारा अपने कमरे में आई। मेरे शौहर को मेरी हरकत पर बहुत ही गुस्सा था। वो गुस्से से कमरे में टहल रहा था। तो जब मैं कमरे में आई तो वो कहने लगा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, लेकिन मैंने उसे किसी बात का जवाब ना दिया। इसी तरह वो मजीद बातें करता रहा, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की। उससे अगले दिन चची मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम खुद गलतफहमी का शिकार हुई हो। मैंने तो उसी लड़के के बारे में तुमसे पूछा था और तुम्हारी बहन को भी उसी लड़के की तस्वीर भेजी थी। अब तुम गलतफहमी का शिकार हुई हो और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अब जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे कबूल करो। जब मेरे शौहर ने मुझे कहा कि वो अपना घर सेट कर चुका है और अब वो उस घर में शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, ये मेरे माँ बाप का घर है। तो मेरी चची ने कहा कि ये घर तुम हमारे नाम कर चुकी हो। तो मैंने हैरानगी से अपनी चची की तरफ देखा तो मुझे याद आया कि चची ने कुछ पेपर्स पर मुझसे दस्तखत करवाए थे। तो मैंने सदमे से उनकी तरफ देखा कि वो इतने अरसे से मुझसे मोहब्बत का ड्रामा कर रही थी ताकि मेरे बाप के कारोबार और मेरे घर को अपने नाम करवा सके। और मुझे अपनी माँ की भी बात याद आने लगी कि उन्होंने मरते वक्त मुझे खतरे से आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने उनकी बात पर कोई तवज्जो न दी। मैं खामोशी से अपने शौहर के साथ उसके घर में आ गई। मेरे शौहर ने जब तमाम बातें सुनी तो मेरी खामोशी और रवैये की वजह इसी बात को समझा कि मैं अपने घर और कारोबार के छिन जाने के दुख में मुब्तला हूँ। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो जल्द ही तमाम चीजें उनसे वापस लेकर लौटा देंगे, क्योंकि मेरे पास हर तरफ गम ही गम आ गए। एक तो मोहब्बत के छिन जाने का गम, दूसरा माँ बाप के घर और कारोबार के छिन जाने का गम। मुझे नहीं पता कि मेरे शौहर ने कैसे मेरा घर और कारोबार उनसे वापस लिया। उसके बाद मैं कभी चची के घर ना गई और ना ही चची कभी मेरे सामने आई, और मैंने अपने मामू लोगों से भी मिलने का फैसला किया। लेकिन मेरा शौहर सच में ही मुझसे मोहब्बत करता है और मैंने अब उसे ही अपनी किस्मत समझते हुए उसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है।